बदले के फटे हुए ढोलों ने हमें फिर ललकारा है। हम इनके ये बनाए हुए हथकंडों से नहीं डरते, हम सब लड़ने के लिए तैयार हैं। ये जो JIT रिपोर्ट है झूठ झूठ और सफेद झूठ है। मेरे ऊपर वो केस डाल रहे हैं जब मैं 1 साल का था। ये मुझे इस नाम नेहाद और यकतरफा एहतसाब से नहीं डरा सकते। तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी दौरे तो कोई और हिला रहा है। मैं तुमसे लड़ूंगा, तुम्हारे साजिशों से लड़ूंगा, तुम्हारे झूठ से लड़ूंगा। आपने बेनामी अकाउंट्स का इन्वेस्टिगेशन तो किया, अगर हिम्मत है तो बेनामी वजीर आज़म का इन्वेस्टिगेशन करो। महंगी हुई रोटी और नान, ये है खान का नया पाकिस्तान। वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन। आज सबसे पहले हम बात करेंगे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 11वीं बरसी की। इस मौके पे आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दोनों ने तकरीरें की जिनमें उन्होंने शदीद तनकीद की हुकूमत की। आसिफ अली जरदारी साहब लाडला कह के वज़ीर आज़म की बात करते रहे तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि JIT जो है वो बिल्कुल झूठ है। इसके अलावा उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी ललकारा। उन्होंने ये भी कहा कि वो JIT का मुकाबला कोर्ट के अंदर करेंगे और इस केस से भी उसी तरह बाइज्जत बरी होंगे जैसे वो माजी में करप्शन की केसेस से होते रहे हैं। PPP क्या अब तसादुम की तरफ जा रही है? क्या उसने फैसला कर लिया है कि वो हुकूमत से किसी भी इशू पे कोऑपरेट नहीं करेगी? इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इस पार्टी की सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा। वेलकम टू द शो नफीसा साहिबा। जी बहुत शुक्रिया आरफा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नफीसा साहिबा, तो आज की जो तकरीरें थी उनसे क्या हम ये समझ लें कि अब PPP ने फैसला कर लिया है कि कॉन्फ्रंटेशन ही होगी हुकूमत के साथ और आप किसी किस्म की भी किसी चीज़ पे कोऑपरेट नहीं करेंगे? जैसे अगले दिन भी फैसला आया है कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स को दोबारा एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ी तो आप लोग उसके हक में वोट नहीं डालेंगे सेनेट में और नेशनल असेंबली में। देखिए, यकीनन हुकूमत के साथ नाअहल हुकूमत, सेलेक्टेड हुकूमत के साथ बिल्कुल कन्फ्रंटेशन होगी, स्ट्रगल होगा। लेकिन जो आपने तसादुम वाली बात की तो वो मेरे ख्याल से तसादुम इज नॉट एन ऑप्शन। स्ट्रगल जरूर जदोजहद पार्टी पहले भी किया है और अब भी करेंगे और अवाम के हुकूक के लिए चेयरमैन ने जो आज बातें की वो पाकिस्तान के हवाले से बातें की और उन्होंने वो बातें की जो इस वक्त पॉलिटिकल रेटोरिक में कहीं भी आपको नहीं मिलेंगी। उन्होंने आगाज हुकूक के बलूचिस्तान की बात की, उन्होंने ये जो मूवमेंट है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, नौजवानों की मूवमेंट है, उसका जिक्र किया, उन्होंने मिसिंग पर्सन्स का जिक्र किया। ये सब ऐसी चीजें हैं जिसको अब पॉलिटिकल पार्टीज को मिल बैठकर इन इश्यूज को रिजॉल्व करना होगा। और ये जो बढ़ती हुई अथॉरिटेरियनिज्म है, डेमोक्रेसी की जो स्पेस है, जो सिविलियन स्पेस है, वो श्रिंक हो रहा है। और एक ऐसा शख्स जो मैं समझती हूँ वो एंटी पॉलिटिक्स है, उसको सियासत की ABC नहीं पता। डॉक्टर साहिबा, मगर ये जो फिर सिविलियन स्पेस है, ये फिर वजीर आज़म पाकिस्तान के इसको श्रिंक कर रहे हैं या आप लोगों का इशारा किसी और तरफ है? देखिए, वजीर आज़म जो वजीर आज़म हाउस को ही एक मिटा रहा है, सफ़े हस्ती से मिटा रहा है, उस वजीर आज़म को आप क्या समझेंगे? क्या वो हकीकी अवामी नुमाइंदा है? जो एक इंस्टीट्यूशन है वजीर आज़म हाउस, वो उसको खत्म कर रहा है। तो ये इनको जमहूरियत का कुछ पता नहीं है। लेकिन नफीसा, अभी तक जो कुछ हमें मिलता है, जो यानी आप जो बात कर रही हैं कि ये जो है स्पेस ख़त्म हो रही है, तो स्पेस की एक तो ये बात थी कि कैसे ख़त्म हो रही है। दूसरी एक और चीज़ भी आती है कि 1 यूनिट की बार बार बात की आ रही है कि 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की साजिश है, 1 यूनिट बनाना चाहते हैं, लेकिन उसका कहीं पे इंदिया तो मिलता नहीं है कि वो ख़त्म होने जा रही है। कहाँ से आप ये बात आ रही है कि जो है 1 यूनिट बनने जा रहा है?
मेरा ख्याल ये है कि 1 यूनिट बनने के जो है जो आपके ये जो इलेक्शंस के बाद या तमाम चीज़ों के बाद तो ये नामुमकिन है कि आज 1 यूनिट बन सके। देखिए जाहिद, आपका कॉलम मैंने भी पढ़ा है और जो चेयरमैन ने आज बात की है वो और आपके कॉलम में एक रेजोनेंस है। जो आपने बात की है कि पॉलिटिकल लीडरशिप डिकैपिटेट हो रही है, और ये जो जहां जहां मैंडेट था, अर्बन मैंडेट एक पार्टी को है, उसका आप हशर देखें। एक पंजाब में जिस पार्टी को मैंडेट है उसका आप हशर देखें। इस वक्त सिंध में मैंडेट और फेडरल पार्टी रही है, इंशाल्लाह फेडरल स्पेस हम वापस लेंगे उस पार्टी को। तो एक लगता है कि एक प्लान के तहत सिविलियन स्पेसेस को श्रिंक किया जा रहा है, और वही बात जो है वो और 1 पार्टी रूल की तरफ अगर ये पार्टीज कमजोर हुई, इनकी लीडरशिप को कमजोर करने की कोशिश की गई। लेकिन नफीसा एक बात आती है कि पार्टी, देखिए एक जो आप बात कर रही हैं कि पार्टी को कमजोर करने की, ठीक है, जो इस वक्त जो है जो एक JIT रिपोर्ट आई है जिसमें चेयरमैन आपके आसिफ अली जरदारी साहब का जो है नाम आया या उनके मुतालिक बातें हैं, तो एक तो ये बात आ रही है कि उसको मतलब एक जो है उसका किस तरह से आप जो है जवाब देंगे। एक तरफ तो ये था कि वो जो दिखाया है उन्होंने कि बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात हैं और ट्रांजैक्शन के बारे में, फेक अकाउंट्स के बारे में, तो एक तो ये कि क्या इसकी वजह से आप समझ रही हैं कि जो है उसकी श्रिंक हो रही है स्पेस, या जो है आप इसका जो है मुकाबला करेंगे कोर्ट के अंदर? देखिए अकाउंटेबिलिटी से बिल्कुल किसी को इतराज नहीं है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन अगर ये फीलिंग हो कि पहली बात को तो ड्यू प्रोसेस का जो है वो नहीं फॉलो हो, और दूसरी इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये दोनों प्रिंसिपल जो है वो तो आपके ख्याल में ये चीज नहीं है इस वक्त? देखिए JIT एक महज एक रिपोर्ट है, और वो फंक्शन नॉर्मली एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है। सुप्रीम कोर्ट की जेर निगरानी अगर ये JIT बनी है तो ट्रायल कोर्ट का क्या फंक्शन है? ट्रायल कोर्ट में ऑलरेडी एक चालान मौजूद था जो FIA की तरफ से दिया गया था। वुमन होना तो ये चाहिए कि वो जो स्कोप है उसका वो ट्रायल कोर्ट उसको डील करती और वो फिर अपील में आ जाता। लेकिन अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये नहीं किया है कि उसको ट्रायल कोर्ट में भेजें। हो सकता है ये फैसला उनका यही आएगा कि ट्रायल कोर्ट में जाए, क्योंकि अभी तक जो आप नवाज शरीफ साहब के केस से अगर आप देखें तो उन्होंने भी इसको ट्रायल कोर्ट में भेजा था। सुप्रीम कोर्ट खुद इस पे एक्शन नहीं ले सकती है। वो अपनी जगह हकीकत है, लेकिन जैसे आप ये JITs का एक ट्रेंड चला हुआ है, तो अगर इस किस्म की JITs हर इशू पर आप बना लें तो पता नहीं क्या क्या निकल आएगा। अगर आप इस किस्म की अगर सिर्फ हम बनी गला के ऊपर इस किस्म का JIT बना लें तो, और इनके अखराजात कहाँ से आता है, इनका चाय का बिल कहाँ से आता है, उनका गार्डनर्स को कौन पेमेंट करता है, धरने के ऊपर जो DJ भट्ट है उसका किसने खर्चा किया, धरने पर कंटेनर का खर्चा किसने किया, धरने लेकिन वो पावर में तो नहीं थे ना। ये मैं वैसे आपकी बात कर रहा हूं। वैसे अगर लग रहा है कि बनी गाला या उसके अखराजात में भी कोई प्रॉब्लम है तो वहां भी JIT बन सकती है। मगर अगर आपके ख्याल में JIT झूठी है और उसमें कोई ऐसा सच्चाई नहीं है और आप कोर्ट में उसको कह रहे हैं कंटेस्ट भी करेंगे, तो फिर उससे पार्टी कैसे कमजोर पड़ जाती है? आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, दे बोथ साउंडेड वेरी कॉन्फिडेंट टुडे कि ऐसी उनको कोई खतरा नहीं है एक ऐसी रिपोर्ट से जो उनके ख्याल में सच नहीं है। तो फिर आपको या पार्टी को ये क्यों लग रहा है कि पार्टी को कमजोर किया जा रहा है? सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है ना, लग रहा है कि एक सिस्टम के तहत जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको कमजोर किया जा रहा है, और सिर्फ पॉलिटिकल फोर्सेस को नहीं, मीडिया का आप हशर देखें, आप सिविल सोसाइटी का इस वक्त हशर देखें, तो ये एक पूरा एक अथॉरिटेरियन क्रीपिंग इन 1 पार्टी रूल और अथॉरिटेरियन कंसर्न ये है। और उसमें ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी भी उस वो जो कड़ी अगर मिलती है तो उसका हिस्सा है। और ये सेंटिमेंट है कि कोई जो फेडरलिज्म है उसको कमजोर किया जा रहा है। 18वीं तरमीम के ऊपर फैसल वाउडा जैसे लोगों ने जिस किस्म के बयानात दिए वो आप उसको भी डॉक्टर साहब उस 18th अमेंडमेंट में बाद में आते हैं, पर जैसे आपने जिक्र किया कि सब पार्टीज को कमजोर किया जा रहा है, तो देखिए PMLN और PPP का तो फिर हम मवाजना नहीं कर सकते। PMLN की तो हुकूमत नहीं है इस वक्त, ना पंजाब के अंदर ना सेंटर के अंदर। आपकी सिंध में हुकूमत भी है,
सेनेट के अंदर आपका डेप्यूटी चेयरमैन भी है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके ऊपर भी उसी किस्म का हमला हो रहा है जिस तरीका के PMLN के ऊपर हो रहा है? उनके तो उस वक्त एक पूरा ख़ानदान जो है वो अकाउंटेबिलिटी ना सिर्फ भुगत रहा है, बल्कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब दोनों इस वक्त जेल में हैं। मरियम नवाज साहिबा भी बेल पे बाहर हैं। वो कहते हैं कि हमारी पंजाब में चांस था हुकूमत बनने का, वहाँ भी वो उनसे छीना गया इलेक्शंस में। आपकी तो 2/3 मेजॉरिटी है। और मसफीज़ा एक और बात भी है कि जब नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी गई थी तो उस वक्त तो आप लोगों ने हिमायत की थी कि ठीक है वो कानून की हुक्मरानी है, तो अब कैसे कह रही हैं कि श्रिंक हो रही है? देखिए, वो पस मंजर ऐसा था कि आपने देखा था कि PMLN का जो तर्ज हुकूमत था वो भी वन पार्टी रूल से कम नहीं था। एक हाकिमाना तरीकेकार, पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देना, अपने आप को पार्लियामेंट के आगे नहीं झुकना, ये सारी PMLN की एक्सट्रीम एरोगेंस थी। और जिस तरीके से इन्होंने मुआहदे किए, मुल्क को एक इकोनॉमिक ब्रिंक तक पहुंचाया, तो वो बहैसियत ऑपोजिशन उस पार्टी को, जब आप एक पार्टी जो है बियॉन्ड इट्स मैंडेट अगर एक अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ जाए तो फिर फोर्सेस। लेकिन नफीसा, आप ये आज आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी तकरीर में ये इंदिया दिया था कि जो भी जद्दोजहद होगी वो अकेले करेंगे, उनको किसी पार्टी की जो हिमायत की ज़रूरत नहीं है। तो क्या इसका मतलब लिया जाए कि जो है वो किसी किस्म का ताउन जो है PMLN के साथ करने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, पार्लियामेंट में अंदर तो हम लोग साथ हैं, हम लोग वॉकआउट्स भी साथ कर रहे हैं, हमारी एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच है। लेकिन पार्टी की इंटरनल डायनामिक, हर पार्टी की इंटरनल डायनामिक और उसकी अपनी सोच होती है। तो पार्टी में जो CEC फैसला करेगी वही होगा। और अगर CEC और हमारी क़यादत ये फैसला करते हैं कि हमें अकेले इस चीज को स्ट्रगल करना है, तो माजी में भी तो कौन सा तरीक़ाकार होगा? इस स्ट्रगल की जो बात कर रही है, देखिए इस वक्त जो आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीर थी तो वो यही थी कि हम इसका वो अवाम इसका जो है जवाब देंगे। जवाब देने का तरीका क्या है? क्या ये मतलब कोई तहरीक चलाने का इरादा है, स्ट्रीट पे आने का इरादा है, तो या क्या है, या सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे? देखिए, इस वक्त जो CEC में फैसला हुआ है वो ये है कि कारकुन जो है वो अपने अपने अजला में तैयार रहें, और हम एक बैटल तो कोर्ट रूम में अंदर होगी और एक बैटल जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ, हमारा कोई इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कोई तसादुम का कोई इरादा नहीं है। हम तो इनफैक्ट जो हमारे चेयरमैन ने कहा वो ये है कि कोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं और इदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं। तो उसमें हुकूमत के खिलाफ एक स्ट्रगल जो है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर जो है अपने केस के लिए, ऑफकोर्स मीडिया में हम अपनी डिफेंस करेंगे, और वक्त आने पर हो सकता है कि हम स्पीच पर भी प्रोटेस्ट करें या और कोई जो तरीकेकार कानून के दायरे में रहकर। यकीनन पार्टी ने पहले भी स्ट्रगल किया है, पीसफुल स्ट्रगल किया है, और अब भी हमारा अगर पार्टी ने कॉल दिया तो फिर कारकुन उसके लिए तैयार होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने काला और हमसे बात की। नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो आज हुकूमत की तरफ से ऐलान आया कि JIT रिपोर्ट के अंदर जितने भी लोगों का जिक्र था उन सब का नाम ECL पे डाल दिया गया है। स्टे विद अस। ने फैसला किया है कि 172 लोग जो कि उस JIT का हिस्सा है उन तमाम के नाम जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाले गए। जरदारी साहब कह रहे थे कि वो JIT को सीरियसली नहीं लेते, उम्मीद है आज के बाद उसको सीरियसली लेंगे। ये पुराना पाकिस्तान नहीं है, ये पैसा पाकिस्तान के लोगों का पैसा है। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू जारी रखेंगे अपनी जो तकरीरें की बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब ने, और साथ में हम जिक्र करेंगे हुकूमत के फ़ैसले का कि जो 172 लोग जिनका जिक्र है JIT का, उन सब का नाम ECL पे डाल दिया जाएगा।
फवाद चौधरी साहब जिन्होंने अनाउंसमेंट ये किया, उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि आसिफ अली जरदारी साहब का नाम ECL पे डाला जाएगा, मगर अभी बाकी लिस्ट के बारे में हमें कुछ कंफर्म नहीं है। और हमारे साथ इस पे बात करने के लिए मौजूद हैं मुशर्रफ ज़ैदी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार। आई नो मुशर्रफ, आपने कहा था कि जाहिद साहब के साथ बैठे हुए मैं आपको सीनियर ना कहूं, बट मैंने कहा बुरा लगेगा, लोग ये ना सब कहें कि आरिफा समझती है कि ये जूनियर तज्ज़ियाकार है। So just to that, you know, for that. Very kind. Thank you for joining us. तो पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि what did you think of the speeches? आपका क्या ख्याल था जो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब की तकरीरें थीं? आपके ख्याल में वो काफ़ी हार्ड हिटिंग थीं और were you expecting कि वो इससे भी ज़्यादा सख्त होंगी? नहीं, अभी तो सख्ती शुरू होगी, मतलब ये तो शुरुआत हैं। अगर ये प्रेशर जो है और दबाव जो है ये जारी रहा तो ज़ाहिर बात है जो टोन है और जो टेनर है वो रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता जाएगा, ज़्यादा सख्त होता जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है मसला अनफॉर्चुनेटली ये है कि जितनी भी जायज़ बातें ख़ास तौर पे बिलावल साहब ने जो की, मेरा ख्याल है हम तीनों उनकी ज़्यादातर बातों से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि ये बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। यू मीन जो उन्होंने जिक्र किया बलूचिस्तान का और खैबर पख्तूनख्वा का, जो लोग, जो पाकिस्तानी हमारी बहनें और हमारे भाई जो अपने आप को मजलूम समझते हैं, जो कह रहे हैं कि उन पे जुल्म हुआ है और उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, जो कह रहे हैं कि जो जुल्म हुए हैं वो चलें ठीक है लेकिन आगे जुल्म ना हो, जो अपने हुकूक पर बात कर रहे हैं, उनकी आवाज़ उठाना बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मसला ये है कि ये आवाज़ सिर्फ तब क्यों उठती है जब ये अकाउंटेबिलिटी वाला जो हल्ला है वो उन पर बोल दिया जाता है। लेकिन इसमें मुशर्रफ दो चीज़ है, एक तो आपने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी टेनर और टोन में जो है सख्ती आती जाएगी, लेकिन उल्टा हुआ। मुझे लगता है कि जो आज से चंद हफ्ते पहले जो आवाज़, मतलब आसिफ अली जरदारी साहब की जो चीख थी और चिंगाड़ थी, वो हमें आज नज़र नहीं आती है। इसमें दो तीन चीज़ें थी। जिस दिन उन्होंने कहा था कि टेन्योर आपके तीन साल का टेन्योर का जिक्र कहीं नहीं है। मतलब ये कि शायद इमरान खान साहब का टेन्योर 3 साल का तो नहीं है, किसी तरफ इशारा और था जी। और लेकिन वो 3 साल टेन्योर वाला डिप्टी सेक्रेटरी एजुकेशन बलूचिस्तान में उनकी तरफ शायद, लेकिन अच्छा चलें आपकी बात मान लेते हैं कि जो है शायद इशारा किसी और तरफ था। लेकिन आज तो उनकी तकरीर बहुत ही, यानी जिसको कहते हैं 2.5 मिनट की तकरीर थी और उसमें वो मध्यम थी, बहुत ही मध्यम थी और वो ढोल की बात ज़्यादा थी। तो इसकी क्या वजह आप समझ में आती है? लेके देखें, मैं तो जरदारी साहब की तकारीर वैसे भी अब उनको मैं इतनी अहमियत नहीं देता जितनी मैं बिलावल साहब की तकारीर को देता हूँ। लेकिन लीडर तो अभी तक आसिफ अली जरदारी साहब नहीं, मेरा ख्याल है बैंक अकाउंट जो है वो अभी तक आसिफ अली जरदारी साहब हैं। लेकिन जो आज और जो फ्यूचर की लीडरशिप है, यानी कि जो फाइनेंस करते हैं पार्टी को और जिनके पास सब लोग जाते हैं, जो दीगर लोग हैं नामी और बेनामी। लेकिन सिर्फ फाइनेंस की बात है या किसी और सियासत की बात है? देखिए, आप बिलावल साहब की जो आप बात कर रहे हैं कि असल लीडर वो हैं, लेकिन वो 2 तकरीरों के बाद जो है असल लीडर कोई और आ जाता है, तो उसमें मेरा ख्याल है वो सारी कहानी, अगर चीज़ें उसी तरफ गई जिस तरफ हमें 2.5 साल से नज़र आ रहा है कि चीज़ें उस तरफ जाएंगी 2 साल से, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब की सियासत और उनका जो कंट्रोल है पार्टी पर वो नेचुरली थोड़ा एरोड होगा। शायद आहिस्ता आहिस्ता हो, शायद इतनी जल्दी ना हो जितनी जल्दी शायद बिलावल साहब के चाहने वाले चाहें कि हो। इनका कहना ये है कि हम ये यानी इसकी मज़ाहमत करेंगे और रेजिस्टेंस की बात भी की गई है। क्या पीपल्स पार्टी सड़कों की सियासत दोबारा कर सकती है? नहीं, सड़कों की तो वो नहीं कर सकते क्योंकि जहाँ पीपल्स पार्टी के वोटर रहते हैं वहाँ इन्होंने सड़कें बनाई नहीं है। सारे पैसे जो है वो मतलब देखे ना, कम से कम तो आप JIT की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं? नून लीग नहीं, JIT की क्या, ये पुराना हमारा एक मेरे ख्याल है सियासी एक रूल है एनालिसिस का कि हमें ये पता है कि इस मुल्क में हर दौर में करप्शन जो है, क्योंकि वो एम्बेड हो चुकी है हमारे सिस्टम में, करप्शन तो होती है। लेकिन जो बड़ा फ़र्क देखा जाता था वो ये कि PP के दौर में करप्शन भी होती थी और साथ अवाम को बहुत कम मिलता था। नौकरियां ज़रूर मिलती थी लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ख़ास तौर पे वो नहीं मिलता था। बड़े अच्छी और चीज़ें होती थी। लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम PPP ने बनाया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट PPP ने बनाया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम क्यों नहीं मिलता था? मुझे नहीं पता इसकी क्या वजह है, लेकिन हमें ये पता है कि PML नून या नवाज शरीफ जब पावर में होते हैं तो चाहे कोई और चीज़ हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है। मेरे लिए जो सबसे अहम सवाल है
وہ یہ ہے کہ یہ جو پوری ڈسٹریکشن ہے اکاؤنٹیبلٹی اور کرپشن والی, یہ ایک جینیون ڈسٹریکشن فرام اے گورننس اسٹینڈ پوائنٹ اس لیے ہے کہ ان لوگوں کو جیل میں ڈال دینے سے جو وعدے خان صاحب نے کیے ہیں, جو ان کی واقعی میں سمجھتا ہوں دلی خواہش ہے کہ وہ میل نیوٹریشن پہ کنٹرول ہو, ہر سپیچ میں میل نیوٹریشن کا وہ ذکر کرتے ہیں. آپ کے خیال میں جو اس وقت جو اکاؤنٹیبلٹی پروسیس میں تیزی آئی ہے, ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے اپنی ساری جو ہے کیمپین کے دوران کا محور جو تھا وہ تھا کہ کرپشن کے خلاف. تو اب یہ جو مجھے بتائیے کہ صحیح ہے کہ اس وقت جو بھی چاہے وہ جی آئی ٹی رپورٹ ہو, چاہے کیا کہتے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی جیسی ہو رہی ہے, کیا سیاسی جو ہے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے چاہے وہ یہ تو پورا جو سلسلہ ہے یہ تو عمران خان کی حکومت آنے سے پہلے سے چل رہا ہے. پولیٹیکلی موٹیویٹ نہیں, اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ دیگر ایسی پولیٹیکل پاورز ہیں جو پولیٹیکل میدان میں جو ہے بالکل جو ہے وہ شاید نظر نہیں آتی, لیکن ان کی ایک کیا مطلب آپ کو کہنا خلائی مخلوق, آپ بھی نہیں خلائی مخلوق نہیں, میں تو بڑے کھل کے دیکھیے یہ جو ججمنٹ نظر نہیں آتی, جو ججمنٹ تھی جی جو نہیں جو یہ تو کافی عرصے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی جولائی 28 2017 جی جو ڈسکوالیفیکیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, اور اس کے بعد دیگر اور جو ججمنٹس نیب کورٹ سے ہوں دیگر, اور وہاں پہ یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ نواز شریف کے پاس کوئی اچھی ایکسپلینیشن اپنی ویلتھ کے لیے جو پولیٹیکلی ٹیسٹ کو فیس کر سکے وہ نہیں ہے. لیکن جو رول آف لا کے اندر, کورٹس کے اندر جو شاید پیمانہ ہے وہ ہارشلی اس کو ناپا تولا گیا, اور اس ہارشنس کی وجہ سے اب وہ نہ صرف پہلے تو نااہل ہوئے لیکن اب تو وہ کلیئر مطلب جیل میں. اور جو یہ عزیزیہ کا خاص طور پہ اس پہ دیگر لائرز کا بھی یہ ویو ہے کہ اگین اس کو ہم ہارش تو کہہ سکتے ہیں, لیکن شرف اگر یہ جو آپ جے آئی ٹی کی اگر ہم بات کریں اور پی 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 کی بات کریں تو ڈو یو تھنک کہ اس کی وجہ سے پی 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 ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس پہ کیا امپیکٹ آئے گا اس جے آئی ٹی کا, اس کے ساتھ جو پہلی دفعہ پی پی پی, میں صرف اگین بیکاز آپ پینما کی بات کر رہے تھے تو کلیئرلی جب ہم نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب جیل میں ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پارٹی کو اس سے نقصان پہنچا, ان کی حکومت بھی نہیں رہی نہ سینٹر میں نہ پنجاب میں سینٹ میں بھی. تو دیکھیں پی 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 کے پاس تو اس وقت سندھ بھی ہے, ان کے پاس سینٹ میں ڈیپیوٹی چیئرپرسن بھی ہے اپنا, سو واٹ از گوئنگ ٹو بی دی امپیکٹ, ان پہ کیا اثر پڑے گا ایک اور بات بھی کہ کیا جے آئی ٹی کی جو رپورٹ آئی ہے شاید آپ نے پڑھی ہوگی, لگتا ہے آپ نے پڑھی ہے, لیکن اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ لوگ ڈیفینڈ کر پائیں گے اپنے کیس؟ پہلے تو میں نواز شریف کا اور پینما کیس کا اس لیے حوالہ دے رہا تھا کہ اگر نواز شریف اس چیز پہ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے جس پہ وہ ہوا ہے تو جے آئی ٹی کی رپورٹ دیکھنے کے بعد مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ یہ کوئی کسی کو کنونس کر سکے کہ کوئی بھی جوڈیشل پروسیس ہو چاہے وہ بائسڈ ہو یا نہ ہو اس میں سے زرداری صاحب نکل سکیں گے. یہ مقصد تھا جکسٹاپوزیشن کا. جہاں تک پی ایم ایل نون کی شکست ہے میرا نہیں خیال وہ پینما کی وجہ سے شکست ہوئی ہے, وہ اس لیے ہوئی کہ پی ایم ایل نون نے نہیں کیا کہ یہ نون کے بعد میم ہوگا یا شین ہوگا, تو جب تک میم اور شین میں فیصلہ نہیں ہوتا تب تک وہ اسی طرح پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل پرابلم نہیں ہے. پیپلز پارٹی میں یہ پرابلم نہیں ہے کیونکہ پھپھو اور پاپا دونوں اگر ریٹائر ہو بھی جاتے ہیں. یہ تو آپ ہمارے وزیر اطلاعات والی لینگویج استعمال کریں, پھپھو اور پاپا. نہیں, یہ میں کافی عرصے سے نہیں, بیکاز دیکھیں چیئر پرسن پی 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 کی پھپھو اور ان کے والد صاحب ان کے اوپر زیادہ تر الزامات ہیں. کوئی ایک الزام بھی بلاول بھٹو زرداری کے خلاف ڈیمیجنگ ہے یہ پارٹی کے لیے, یہ سارے الزامات جو ہیں ابھی تک تو اگر یہ وہ سبق سیکھ لیں جو پی ایم ایل نون کو عوام نے سکھایا کہ آپ عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے, آپ عوام کے پاس اس وقت تو عوام کی بات نہیں ہو رہی ہے نا, اس وقت تو ان کو جو سامنا جو کرنا پڑ رہا ہے وہ کورٹ کیس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ان کو اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس کو ڈیفینڈ اس کے خلاف جو اپنا دفاع کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت تو عوام جانے کی بات نہیں ہے نا. نہیں, لیکن جو پبلک پرسیپشن میں نواز شریف کا کورٹ کیس کا, ان کی اسمبلی میں بیانات کا, ان کی پوری پریزنٹیشن کا ڈیمیج ہوا, اس نے میں سمجھتا ہوں ججمنٹ کو بھی افیکٹ کیا اور اس کے بعد جو ایونٹس تھے اس کو بھی. اگر پی پی پی
اس کو ڈیفینڈ کر گئی کسی طرح تو یہ شاید سیاسی معجزہ ہوگا. کیونکہ اگر میں پھر سے دہراؤں گا, اگر نواز شریف اقامے پہ ڈسکوالیفائی ہو گیا تو آئی جسٹ ڈونٹ سی کہ زرداری صاحب اس جے آئی ٹی رپورٹ کے بعد کس طرح, اور اس میں بہت بہت شکریہ مشرف, صحیح کہا آپ نے کہ نواز شریف صاحب کے کیس کے بعد مشکل لگتا ہے یا کوئی معجزہ ہی ہوگا تو آصف علی زرداری صاحب کین کم آؤٹ unscathed from the JIT report trial. ادھر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو کل کیبنٹ میں وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ آئل کی امپورٹ کے اوپر بین لگا دیا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے کل کابینہ کا جو اجلاس ہوا اس میں وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب فرنس آئل کی امپورٹ پہ پابندی لگا دی جائے گی. وزیر اعظم کو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, اور فرنس آئل کی جگہ اب کیا ہم LNG استعمال کریں گے یا کوئی اور آلٹرنیٹیوز بھی ہیں؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے ممبر ڈاکٹر عابد سلیری صاحب. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, تو یہ ہمیں بتائیں کہ یہ کل کیوں فیصلہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کیبنٹ کے اندر وزیر اعظم کو کہ اس پہ امپورٹ لگایا جائے گا؟ کیا پہلے ہی جو PMLN کے زمانے میں انرجی مکس بہتر ہو نہیں گیا تھا, LNG نے کافی ریپلیس کر دیا تھا, یا پھر اس کو کچھ اس میں تبدیلی آئی ہے؟ یہ تھوڑا سا ایک وشیس سائیکل میں ہے پاکستان, اور وہ یہ ہے کہ ہماری ریفائنریز جو ہیں ان کی ٹیکنالوجی بہت پرانی ہے. ہماری ایک ریفائنری ہے جس میں کہ اگر آپ کروڈ آئل ڈالتے ہیں تو 40% اس میں سے فرنس آئل نکلتا ہے. جو آج کل کی لیٹسٹ ریفائنری ہے اس میں سے 6 سے 7% فرنس آئل نکلتا ہے. تو ہمارے ہاں ایک تو اپنا انٹرنل پرابلم یہ ہے کہ ریفائنریز میں جو کروڈ آئل ڈالا جاتا ہے اس میں فرنس آئل بہت نکلتا ہے. فرنس آئل کی اب جو ڈیمانڈ اور کنزمپشن ہے وہ پوری دنیا سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے 2 وجوہات کی بنا پہ. ایک تو انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہے, اس کا اگر آپ کاربن امیشن دیکھیں تو یہ 630 ہے اس کا یونٹس نکلتے ہیں, جبکہ جب گیس سے آپ بناتے ہیں تو ہاف ہے اس سے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ فرنس آئل ایکسپینسو پڑتا ہے. جو حکومت جو ہے اور PSO جب فیول ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے مختلف ریفائنری ان کو جنریشن کمپنیز کو, تو ایک آرڈر آف میرٹ بنا ہوا ہے اس کے حساب سے ہوتا ہے. تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ فرنس آئل پہ چلنے والے پاور جنریشن پلانٹس سب سے زیادہ انفیکٹو. لیکن اس میں ایک اور بات آپ نے کہا کہ 2 الگ الگ چیزیں, ایک تو کہ درآمد پہ پابندی لگائی ہے جی, لیکن جو آپ کی آلریڈی ریفائنری پروڈیوس جی میں اسی پہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ اب کہ انوائرمنٹ تو اس میں بھی فرق پڑے گا. پرابلم یہ ہوگا کہ جو پروڈیوس کر رہی ہے اس وقت ہمارے پاس سال میں 3 ملین ٹن, جو 3 ملین میٹرک ٹن جو ہے وہ فرنس آئل پاکستان کی اپنی ریفائنریز پروڈیوس کرتی ہیں. اب اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ایشو بنے گا کہ اس فرنس آئل کا کیا کریں. تو اگر اس کو اگر بتائیں تھوڑا سا یہ صاف کریں, درآمد پہ پابندی لگائی ہے, یہ درآمد پہ پابندی لگی, استعمال پہ نہیں ہے. استعمال پہ نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کروڈ آئل کو ریفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تیل کے کنووں میں پہلے گیس نکل آتی ہے, اس کے بعد پھر کروڈ نکلتا ہے, کروڈ کو ریفائنری میں لایا جاتا ہے. اس سے آپ کا یہ جو عام زبان میں جس کو پیٹرول یا گیسولین کہتے ہیں وہ آتی ہے, پھر اس کا لائٹ ڈیزل ہے, ہائی سلفر ڈیزل ہے, اور جو جیٹ فیول ہے جو اینڈ پروڈکٹ ہوتی ہے وہ فرنس آئل ہے. لیکن کتنی ابھی جو ہے اس وقت پاور جو ہے جنریشن ہماری پاور کتنا ڈیپینڈنس ہے؟ جی ہماری پاور جنریشن جو ہے اس وقت LNG پہ شفٹ کر دی گئی ہے. دو وجوہات کی بنا پہ. ایک تو یہ کہ فرنس آئل سے جو یونٹ پیدا ہو رہا ہے وہ 16.5 روپے کا ہے آن این ایوریج, جو گیس سے پیدا ہوتا ہے وہ 10.5 روپے کا ہے. اگر LNG سے جو LNG سے پیدا ہو رہا ہے, اگر آپ کو اس میں اضافہ کرنا پڑ رہا ہے ٹیرف میں تو 16 روپے پہ جب آپ ٹیرف میں اضافہ کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز, اور 10 روپے پہ جب آپ ٹیرف میں اضافہ کریں گے تو زمین آسمان کا فرق ہے. ڈاکٹر صاحب پیچھے جب یہ گیس کی شارٹیج کا مسئلہ ہوا سندھ میں تو PMLN کی طرف سے فوراً الزام یہ لگا حکومت پہ کہ انہوں نے LNG منگوانی بند کر دی ہے اور یہ آئل لابی حاوی ہو گئی ہے حکومت میں. اس بات میں کوئی سچائی تھی؟ اس میں بھی جو ایک پرابلم بن رہا تھا وہ یہ تھا, پارٹ آف دا پرابلم, کہ چونکہ ہماری ریفائنریز چوک ہوئی پڑی ہیں اس میں اب اسٹوریج کی کیپیسٹی نہیں ہے. ہمارے بہت سے اسٹوریج آف کروڈ آئل, ہمارے بہت سے ایسے کنویں ہیں جن میں سے کہ گیس نکل سکتی تھی لیکن کروڈ آئل جو نکلتا اس کو کہاں پہ اسٹور کیا جاتا,
अच्छा। तो इस वक्त जो इंपोर्ट पे पाबंदी लगी उसका एक मकसद ये भी है हुकूमत की नज़र में कि वो चाह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग फर्नेस ऑयल है उसको कम कर लिया जाए, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी बने। रिफाइनरीज की स्टोरेज भी लिमिटेड है, अगर आप लेकिन और ताकि उसमें से फिर गैस भी जो है, देखिए क्रूड ऑयल गैस निकलेगी तो नीचे से क्रूड ऑयल भी लेकिन निकलेगा। उसमें जो आपकी डिमांड और सप्लाई की बात जो है उसमें एक और बात भी आती है, जैसे वज़ीर आज़म ने अपने बयान में ये भी कहा कि गैस के जो एक लिहाज से जो लोड शेडिंग होती है वो नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये क्या आपके पास हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि जो है हम इस चीज़ को यानी जो डिमांड है आपकी उतनी सप्लाई हो सकती है? अभी नहीं, अभी एलएनजी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगी, क्योंकि विंटर में ये होता है ना, विंटर में एक तो टेम्परेचर जब कम होता है गैस का डिमांड बढ़ जाती है। नहीं, और ये भी होता है कि जो ही टेम्परेचर कम होता है तो आप देखें कि चीज़ें कंप्रेस होती हैं, गैस जो है वो कंप्रेस हो जाती है। अच्छा। गर्मियों में गैस जो इसीलिए कहा जाता है गर्मियों में आप गाड़ी के टायर में उसको फुल ना करें, या आप उसको गैस के सिलेंडर को, जब सीएनजी बहुत चलती थी, कि फुल ना करें, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा एक्सपैंड करेगा, वॉल्यूम उसका एक्सपैंड करेगा। सर्दियों में एक तो वॉल्यूम कंप्रेस हो जाता है, सेकंड उसकी डिमांड बढ़ जाती है, प्रेशर भी कम है। तो आप देखें कि बहुत सी जगह पे कहते हैं जी गैस का प्रेशर बड़ा कम आ रहा है। जी बिल्कुल। तो गैस तो आ रही है लेकिन प्रेशर उसका बहुत कम है जी। तो इसमें एक तो ये यूटिलिटी का फैक्टर के कंजम्पशन बढ़ गई, दूसरा वेदर का फैक्टर भी इसमें शामिल हो जाता है। लेकिन एक एलएनजी की बात ये थी, जैसे शायद खाकान अब्बासी साहब उनके वजारत भी उनके पास थी, उनका कहना ये है कि उन्होंने जो कैपेसिटी है वो उसको ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी नहीं की जा रही है। तो आपने जो बात की जैसे कि यहाँ लोकल जो आपकी प्रोडक्शन है वो तो एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में जो बात आती है वो किस तरह से डील करें? देखिए शॉर्ट टर्म में ये आती है कि इस वक्त 2 एलएनजी टर्मिनल बनाए हुए हैं कराची में, एक एंग्रो का एलएनजी टर्मिनल है, एक जुल्फकार एलएनजी टर्मिनल है। उनके कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ रहे हैं। आप एलएनजी अगर नहीं मंगवा रहे, फर्नेस ऑयल पे जा रहे हैं, तो वो जो पाइपलाइन चूंकि आप इस्तेमाल नहीं कर रहे लेकिन उसका डेली की बेसिस पे कैपेसिटी चार्जेस उस पर पड़ रहे हैं, तो उसको भी चाह रही है हुकूमत को यूटिलाइज करे। एक एलएनजी का जो इस वक्त प्राइसिंग फार्मूला है वो क्रूड ऑयल का 13% है, यानी अगर आपका क्रूड ऑयल आज $50 पर बैरल है तो एलएनजी जो है वो $13.25 की होगी। तो एक तो ये है कि उसमें आपका ज़र मुबादला बचेगा इंपोर्ट्स के ज़रिए, फिर ये है कि उससे बिजली जो है वो सस्ती पैदा होगी। एलएनजी टर्मिनल जो है उस पर कैपेसिटी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन फ्लिप साइड इसकी ये है कि जो हमारा अपना फर्नेस ऑयल मुल्क में जो पैदा हो रहा है उसका हम क्या करें, और उसको हम बेच भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसके लिए सब्सिडी दे के शायद एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इस वक्त दुनिया में फर्नेस ऑयल इस्तेमाल होना तकरीबन बंद हो चुका है, तो कहाँ एक्सपोर्ट करेंगे? तो अब हम यही देखेंगे। और ये पाकिस्तान को बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने वक्त निकाला। आज के लिए नाजरीन बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।